गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्टिंग सिस्टम्स की बात की थी। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग की डिस्कशन पे हमने क्लास स्टॉप किया था। आज का डिस्कशन हम टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग से शुरू करते हैं। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग का मतलब क्या है? टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग का मतलब मेथड्स जहां हम यूज करते हैं अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेसेस, अलग अलग टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, सर्विसेज के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। बुक्स मेंटेन करने के लिए, कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। बट जहां हम टेक्निक की बात कर रहे हैं, टेक्निक जनरली हम यूज करते हैं कैलकुलेशन प्रोसीजर के लिए, एनालिसिस के लिए, कंपैरिजन के लिए, कॉस्ट कंट्रोल के लिए, कॉस्ट रिडक्शन के लिए। किस तरह से कॉस्ट जो इनकर्ड हुआ है या इनकर्ड होने वाला है, उस प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का हम आइडिया कैसे लगाएंगे। जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हम अपने वर्कर्स को, मैनेजर्स को कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको किस एरिया में कितनी कॉस्ट मैनेज करके चलना है। तो और कॉस्ट इनकर होने के बाद उस कॉस्ट को हम एनालाइज कैसे करेंगे कि जो भी कॉस्ट इनकर हुआ है वो हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग हुआ है। इन सब के लिए वी हैव टू यूज सम टेक्निक्स जिनके बेसिस पे हम ये सारी परफॉर्मेंस, सारी चीजें कंप्लीट कर पाए। तो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग फर्स्ट टेक्निक जो हम यूज करते हैं, एक टेक्निक उसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। व्हाट मार्जिनल कॉस्टिंग इज? मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या मतलब है, क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? कॉस्टिंग टेक्निक यूज किया जाता है मैनेजिंग marginal costing technique we use for taking managerial decision, like आउट ऑफ 3 और 4 प्रोडक्ट कौन सा बनाना है। फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिला है तो वो एक्सपोर्ट ऑर्डर ग्रैब करना है या नहीं करना। प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या डिसाइड करनी है, क्या डिफरेंशियल सेलिंग प्राइस पे हम काम कर सकते हैं क्या। मेक और बाय डिसीजन, कोई प्रोडक्ट बनाना है या मार्केट से खरीदना है प्रोडक्ट का पार्ट। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, प्रोडक्शन डिसीजन, मैनेज मार्केटिंग डिसीजन, सेलिंग प्राइस डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। और ये सारे डिसीजंस लेने के लिए जो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग यूज किया जाता है दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग। और टेक्निक है ये कंप्लीटली फोकस करती है मार्जिनल कॉस्ट। क्या मतलब है, क्या मतलब है मार्जिनल कॉस्ट का? कॉस्ट को अभी के लिए ज्यादा डिटेल में लेके नहीं चल रहा हूं, रीजन बीइंग की इंटर लेवल पे जाके हमें ये डिटेल में पढ़ना है। फिर भी इज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें, एन एन एडिशनल यूनिट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। दैट मींस जब भी हम करंट प्रोडक्शन से एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की बात करते हैं तो उस एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट इनकर होती है दैट एडिशनल कॉस्ट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि जब भी आप करंट लेवल से एडिशनल ऑर्डर्स की बात करते हो, यार करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे यदि कॉस्ट को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं, वन इज फिक्स कॉस्ट एंड अदर इज वेरिएबल कॉस्ट, तो करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे फिक्स कॉस्ट तो आपका कवर हो ही रहा होगा ना। इफ यू आर कंसिडरिंग एनी एडिशनल ऑफर, इफ यू आर कंसिडरिंग एनी एक्सपोर्ट ऑर्डर, देन डेफिनेटली आपका फोकस उस एडिशनल पे इनकर्ड होने वाली कॉस्ट से होगा। लाइक आई एम टेकिंग क्लास,
50 स्टूडेंट्स आर देयर, आई एम टीचिंग टू 50 स्टूडेंट्स, लाइट जल रहा है, रेंट पे कर चुका हूं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो गया, मेरा एफर्ट लग गया, अभी एक एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट क्लास में आके बैठने वाला है, तो व्हाट अमाउंट ऑफ फी आई कैन चार्ज फ्रॉम हिम। नॉर्मली स्टूडेंट का फीस 10,000 रुपी है, सपोज नॉर्मल फी ऑफ द स्टूडेंट इज 10,000 रुपी, आई एम चार्जिंग 10,000 फ्रॉम एवरीवन। नाउ 50 स्टूडेंट का मेरा बैच ऑलरेडी चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, एक एडिशनल स्टूडेंट वांना जॉइन द क्लास एंड ही सेज सर आई एम नॉट दैट मच एबल फाइनेंशियली, मैं बहुत वीक हूं, मैं इतना पे नहीं कर पाऊंगा। What amount of fee I can charge from him? At what fee I can allow him? This is very simple. उस एडिशनल प्रोडक्शन पे, उस एडिशनल यूनिट पे नीदर मुझे रेंट पे करना है, नॉर मुझे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इनकर करना है, ना ही मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने। बट ऑन दैट पार्ट, ऑन दैट स्टूडेंट, ऑन दैट यूनिट मुझे वेरिएबल कॉस्ट लगनी पड़ेगी, मतलब नोट्स देने पड़ेंगे। तो इफ आई विल चार्ज एनीथिंग अबव दैट नोट्स कॉस्ट इज प्रॉफिटेबल फॉर मी। और इसी तरह के कॉन्सेप्ट को लेके मार्जिनल कॉस्टिंग डिजाइन किया गया, इसी तरह के कॉन्सेप्ट को लेके मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक बनाया गया, जो मैनेजरियल डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो एक टेक्निक हो गया मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक, जो बेसिकली किस पे फोकस कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट पे, एडिशनल कॉस्ट पे, और वो बेसिकली किस पर्पस के लिए डिजाइन की गई, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए। टेक्निक नंबर 2, our second technique is standard costing technique. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अगेन ये नाम से ही क्लियर है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस चीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और किस पर्पस के लिए हम इसे काम में लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली किस यूज में आता है, ये आता है आपका फर्स्ट कॉस्ट कंट्रोल पर्पस के लिए, और साथ में कॉस्ट रिडक्शन पर्पस के लिए। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के लिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज करते हैं। क्या करने वाले हैं सर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में? सर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर वी फिक्स स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल एलिमेंट्स। हम हर एलिमेंट का स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, हम हर एलिमेंट का स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। एलिमेंट मतलब मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, यानी ओवरहेड्स के लिए हम स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। स्टैंडर्ड बोले तो मटेरियल के केस में, जैसे मटेरियल के केस में कितना क्वांटिटी लगेगा और एट द रेट ऑफ किस प्राइस पे वो क्वांटिटी अवेलेबल होगा। लेबर के लिए कितने आवर्स काम होगा, एट द रेट किस रेट पे वो काम होगा। ओवरहेड के लिए कितना इनकर्ड होगा। ये सारे हमने फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए। सर फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट वी आर इन नीड ऑफ 2 kg ऑफ मटेरियल ए, 3 kg ऑफ मटेरियल बी, एंड द रेट प्राइस ऑफ मटेरियल विल बी लाइक दिस। हमने फिक्स कर दिया। ओके, फिर क्या किया सर? Then such standards will be supplied to the relevant department. मटेरियल प्रोक्योरमेंट परचेज करने के लिए हमने वो स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट यानी परचेज डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया। प्रोडक्शन करने के लिए उसके स्टैंडर्ड्स फिक्स करके हमने उसे फैक्ट्री मैनेजमेंट को दे दिया। इसी तरह वर्कर्स के टाइमिंग्स और उनकी रेट्स को मैनेज करने के लिए उनके स्टैंडर्ड्स हमने एचआर मैनेजमेंट को दे दिया। और हमने उन्हें बोला कि सच आर द स्टैंडर्ड्स वी आर एक्सपेक्टिंग, सच आर द स्टैंडर्ड्स वी फिक्स्ड फॉर आवर प्रोडक्शन एक्टिविटी, एंड यू हैव टू फॉलो सच स्टैंडर्ड्स। यू आर रिक्वायर्ड टू ट्राई टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स। देन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी we will analyze, we will compare what। सर हम बीच में जाएंगे और हम चेक करेंगे कि जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है सर सच स्टैंडर्ड्स आर बीइंग फॉलोड और नॉट। जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है धर्मेंद्र, जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है वो स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। वर्किंग, प्रोडक्शन,
मैनेजमेंट सब उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं? और इफ यस देन फाइन, कंटिन्यू, एंड इफ नॉट देन व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, जज करो कि आपकी प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही है। फाइंड आउट द रीजंस कि हम स्टैंडर्ड को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे, एंड उन रीजंस को, इफ वेरिएशन इज देयर, क्या करने वाले हम? वी आर गोइंग टू कंपेयर, स्टैंडर्ड फिक्स किया, देन कंपेयर विथ actual performance, then compare with actual performance, compare किया, then if variation is there, variation बोले तो variation is there between decided standards and actual performance, यदि हमारे डिसाइडेड स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में वेरिएशन आता है, क्वाइट पॉसिबल आ सकता है, तो एनालाइज सच वेरिएशन, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ द वेरिएशन, इफ सच रीजंस आर अनकंट्रोलेबल रीजन, लाइक सर मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा आया है, क्यों सर ज्यादा कैसे आया? हमने स्टैंडर्ड तो कुछ और डिसाइड किया था सर, मार्केट में रेट ऑफ मटेरियल ही इंक्रीज हो गया, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ओके, देन for next period we will think on the measure either to reduce the cost or we will revise our standards. सर लेबर ज्यादा लग गया, क्यों सर? लेबर आवर्स ज्यादा कंज्यूम हो गए, ये कैसे हो गया? हमारे स्टैंडर्ड से ज्यादा आवर्स कैसे लगे? डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम विद द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, सो दैट इज कंट्रोलेबल। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजंस एंड देन उन रीजंस को हम नेक्स्ट पीरियड के लिए एनालाइज करके दूर करेंगे या फिर अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करेंगे। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करता है कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड कॉस्ट रिडक्शन प्रोसीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास सेकंड टेक्निक हो गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। टेक्निक नंबर 3, बजटिंग। ये क्या है? अगेन बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं इस चीज को, बजट। ये एक और टेक्निक है, किस पर्पस के लिए सर? सर ये बजटिंग क्या करता है? बजटिंग हमें क्या करता है? बजटिंग हमें प्लान देता है, प्लान लेआउट, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे प्रोडक्शन का, हमारी फ्यूचर प्लानिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? पहले तो ऑब्जेक्ट पता किया, ऑब्जेक्ट मालूम हो गया, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने काम करेगा, किसको कितना काम करना है, किसको कैसे काम करना है, कौन सा मशीन चाहिए, कितना कैश चाहिए, कितना प्रोडक्शन होने वाला है, प्रोडक्शन कैसे होगा, कितना परचेज किया जाएगा रॉ मटेरियल, वर्कर्स कितने हायर किए जाएंगे, एक्सपेंसेस कहां कहां इनकर होंगे, कितनी यूनिट्स फाइनली बनेंगी तो उन यूनिट्स पे कॉस्ट कितनी आएगी, और फिर हम उसे किस प्राइस पे सेल करेंगे, सेल करने के लिए डिमांड कितनी होगी, डिमांड के लिए सेल्समैन कितने अपॉइंट होंगे। ये सारे एरियाज जो हमें करने हैं, ये सारे काम जो हमें करने हैं, जिन एरियाज को हमें कवर करना है, उन सारे एरियाज के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, और उस प्लानिंग को हम बजट बोल रहे हैं। बजट की फॉर्म में हम अपनी प्लानिंग डिजाइन करेंगे, एंड देन वी विल सप्लाई दिस बजट टू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। फिर हम वो बजट हर डिपार्टमेंट को सप्लाई कर देंगे। सर इट्स अ बजट, इट्स बजट ऑफ योर डिपार्टमेंट, ये आपका काम है, ये आपको काम करना है, और इस तरह से हमने इसका कुछ लेआउट डिजाइन किया है। ट्राई टू फॉलो दिस एंड कंप्लीट योर टास्क ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस बजट। पर्पस क्या है?
अगेन पर्पस वही है, कंट्रोल। ये कॉस्ट कंट्रोल का एक तरीका है, ये डायरेक्शंस देने का तरीका है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स को ये नहीं मालूम कि सर हमें करना क्या है, तो हमने उन्हें गाइडेंस दे दिया, हमने उन्हें डायरेक्शन दे दिया थ्रू दिस बजट कि इट्स योर टास्क एंड इन दिस वे यू हैव टू परफॉर्म योर टास्क। तो ये एक और कंट्रोल टेक्निक जो हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज बजटिंग। मेनली ये तीन टेक्निक्स, कॉस्टिंग टेक्निक्स जिसकी हमने यहां बात की, मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम टेक्निक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक और बजटिंग, जिन्हें हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द कॉस्ट, फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर रिडक्शन इन कॉस्ट एंड फॉर गिविंग डायरेक्शन एंड प्लानिंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स। आई थिंक ऑल द टेक्निक्स आर क्लियर। यहां हमने अभी फाउंडेशन लेवल पे वी हैव जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, यहां आपके पास सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इन सारी टेक्निक्स पे हमें काम करना है, इन सारी टेक्निक्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना है और एक्चुअली इन टेक्निक्स पे काम परफॉर्म करना है इन इंटर लेवल। तो हम इंटर लेवल पे इनको और डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन लेके निकल रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इंट्रोडक्शन इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब हम इस चैप्टर के यानी इस सेक्शन के, इस कॉस्ट अकाउंटिंग सेक्शन के एक और मेन पार्ट पे मूव कर रहे हैं, एंड दैट इज रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कॉस्ट को डिटेल मेथड्स आपके पास अवेलेबल, उन मेथड्स को फॉलो करके हम रिकॉर्ड करते हैं, बट इन जनरल कॉस्ट रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट शीट। और इस कॉस्ट शीट के थ्रू हम अपनी सारी डिटेल, हम अपने प्रोडक्ट की सारी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, कॉस्ट सब हम रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इट्स सिंपल स्टेटमेंट, इट इज सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म है सिर्फ ये आपका, और इस स्टेटमेंट फॉर्म में अमाउंट के हमने दो कॉलम बनाए हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल आपको पता है डिटेल के लिए होता है, एक्सटर्नल फाइनल अमाउंट के लिए होता है। तो एलिमेंट वाइज जहां से बाइफ्रिकेशन हमने स्टार्ट किया था, we will follow that cost bifurcation and record all such cost according to their bifurcated part in a specific order or manner। देखते हैं कैसे बनेगी कॉस्ट शीट हमारी। सबसे पहले the first component is our first component of the product is, first element of the product is raw material, direct material। तो हम यहां लेंगे opening stock of रॉ मटेरियल, एंड यहां मेरा रॉ मटेरियल से सेंस डायरेक्ट मटेरियल से, याद रखिएगा, प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और जब ये सारी कैलकुलेशन कंप्लीट होती है तो हमारे पास कैलकुलेट होके आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। वी विल गेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। raw material consumed। The first component, first calculation of first calculation of cost sheet is raw material consumed, जिसमें क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का परचेजेस ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस होगा। रॉ मटेरियल के बाद, डायरेक्ट मटेरियल के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट एलिमेंट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट एलिमेंट था डायरेक्ट
लेबर, और नेक्स्ट एलिमेंट था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड इट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। बात समझ में आया? हाँ। तो पहला कंपोनेंट, पहला कैलकुलेशन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फॉर्म में होगा, सेकंड कैलकुलेशन प्राइम कॉस्ट की फॉर्म में होगा, जहां हमने क्या निकाला, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जॉइंटली नोन एज प्राइम कॉस्ट। ये हमने आगे डिस्कस किया हुआ है, उसे हम स्टेटमेंट में इस फॉर्म पे शो करेंगे, उसे हम स्टेटमेंट में इस तरह से शो करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नोट करते चलिए, नोट करते चलिएगा, एंड इफ यू आर टेकिंग टाइम तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये फर्स्ट टू कैलकुलेशंस आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पे। जितने भी कॉस्ट के पार्ट हमने डिस्कस किए ना, जितने भी एलिमेंट हमने डिस्कस किए ना इनिशियली, उनको हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। दैट मीन्स कि इफ वी आर मैन्युफैक्चरिंग सच नंबर ऑफ यूनिट्स, तो उन यूनिट्स को बनाने का हमारा कॉस्ट कितना आएगा वो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट पार्ट। टोटल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हमने दो पार्ट किया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पार्ट हमने प्राइम कॉस्ट वो यहां ले लिया। अब आता है आपका इनडायरेक्ट पार्ट। इनडायरेक्ट पार्ट में सबसे पहले क्या था हमारे पास, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो यहां जितना भी फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड है वो हम यहाँ ऐड करेंगे। पूरा लिस्ट देंगे डिस्क्रिप्टिवली, डिटेल में, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, सुपरवाइजर सैलरी, जो भी इनकर्ड हो रहा है वो सब हम यहाँ लेंगे डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। डिटेल यहाँ पूरा डिटेल जाएगा उसका। Then, इस स्टेज पे देखिए समझिएगा टर्म, जब आप फैक्ट्री की स्टेज पे हैं और आप नया प्रोडक्शन प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एट दिस स्टेज क्वाइट पॉसिबल, डेफिनेटली भी बोल रहा हूं, क्वाइट पॉसिबल भी बोल रहा हूं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आप पास्ट पीरियड में जो प्रोडक्ट बना रहे थे और वो बन रहा था और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो फैक्ट्री में अभी भी बन रहा होगा। लाइक आई एम प्लानिंग टू प्रोड्यूस 5,000 यूनिट इन ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट क्वाइट पॉसिबल कि आपके पास पहले से 500 यूनिट अंडर प्रोसेस हो। बन रही है सर 500 तो ऑलरेडी, तो जो ऑलरेडी बन रही है उस पे भी तो आगे की कॉस्ट इनकर होगी। हाँ, तो उन ऑलरेडी बन रही यूनिट्स को हम यहां प्रोसेस ऑफ वर्क प्रोसेस, एंड फाइनली आपका नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारे सामने आए, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट, एक ही बात। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आने वाला है, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आपका नेक्स्ट नंबर आता है ओवरहेड में ऑफिस ओवरहेड्स का। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और जैसे ही इनको हमने ऐड किया हमें मिलती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
our calculation number 4. You will get your cost of production. Cost of production हमारे साथ के बाद हम उसमें ऐड करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या है, प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड्स में फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. लेकिन बिफोर इनकरिंग सेलिंग एक्सपेंसेस हमें यहां पे एक एडजस्टमेंट डालना है, बिकॉज वी नो कि सेलिंग एक्सपेंसेस किस पे होते हैं, जो यूनिट्स एक्चुअली सेल होती हैं, और जो सेल नहीं होंगी, जो गोडाउन में होंगी, उन पे सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर नहीं होते, तो वो यूनिट्स यहां से एडजस्ट करेंगे. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. हम स्टॉक एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस, और ये सब करने के बाद फाइनली जो रिजल्ट आपके पास आता है वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. हमारे पास ये वो कॉस्ट हो गई आ गई है, ये उन यूनिट कीजिएगा गाइस. ये उन यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट होके आ गई जिन यूनिट्स को हमने एक्चुअली प्रोड्यूस करके सेल भी कर दिया है. ये उन यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट हो गई है जिन्हें हमने सेल कर दिया है. नाउ और जैसे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हैं, हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसे हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट. ये आपकी कॉस्ट कैलकुलेट हो गई और यहीं से आपकी कॉस्ट शीट कंप्लीट भी हो गई. ये हमने कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया और हमारी कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गई. नाउ व्हाट सर, कॉस्ट निकाल लिया, उस कॉस्ट के बेसिस पे हमें सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है. तो फिर यदि आप इसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम स्टेटमेंट का नाम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट कर देंगे. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट. तो हम सर प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी इसी स्टेटमेंट में कर लेते हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट. और जैसे ये नाम दिया, एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन यहां आपके पास आ जाएगी. यहां हम ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड यू विल गेट योर सेल्स अमाउंट. तो ये बन जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट. पहले था स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, अभी हो गया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट. शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं, या अदर नेम में हम इसे बोलते हैं कॉस्ट शीट. इज इट क्लियर? एक बार वापस फटाफट पूरा देख लेते हैं. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट शीट. सबसे पहले स्टार्ट किया हमने रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन से, देन हमने उसमें डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब ऐड करते हुए प्राइम कॉस्ट पे आए, एंड देन प्राइम कॉस्ट के बाद हमने उसे कंटिन्यू किया नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में, और उसमें हमने ऐड किए फैक्ट्री ओवरहेड, यानी फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड, यानी ओवरहेड का पहला पार्ट. और वहीं साथ में एक एडजस्टमेंट किया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. यहां एक चीज और ध्यान रखने का है, मैं नीचे नोट में डालूंगा उसे. इफ एनी अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप, में प्रोडक्शन कर रहे हो
स्क्रैप हो सकती है, मटेरियल वेस्ट हो सकता है, और मटेरियल का जो स्क्रैप है, देयर आर 3 और 4 टर्म्स, वेस्टेज, स्क्रैप, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव। तो उसको डिस्कस हम बाद में करेंगे। अगेन एज आई टोल्ड यू कि ये सब इंटर का पोर्शन है, लेकिन यदि हमने कुछ भी वेस्टेज होती है, मटेरियल खराब होता है, यूजलेस होता है, जैसे कपड़ा बना रहे हैं तो कटिंग बचता है, वो कहलाता है स्क्रैप, जिसे सेल करके हम कुछ अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो इफ वी रिकवर्ड एनी अमाउंट फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप will be deducted, will be deducted, उसे डिडक्ट करना है, will be deducted out of factory cost। हम उसे फैक्ट्री कॉस्ट में से डिडक्ट करेंगे गाइस, हम उसे फैक्ट्री कॉस्ट में से डिडक्ट करेंगे, बिकॉज दैट रिकवरी ऑफ अमाउंट फ्रॉम स्क्रैप सेल विल रिड्यूस आवर कॉस्ट। क्योंकि जितना मटेरियल हमने खरीदा था, कंज्यूम किया था, वो सारा कॉस्ट के अंदर डाल दिया, उसको कॉस्ट का पार्ट बना दिया। अब उसमें से वही मटेरियल के सेल से वापस आपको कुछ रिकवर हो रहा है, तो कॉस्ट तो रिड्यूस करना पड़ेगा ना। और ये कहां यूज में आएगा, किस स्टेज पे, एट दिस स्टेज। आप इसे यहां लिखेंगे, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस होगा। तो इस तरह से ये हमारा कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट। मैं इसको स्लाइड को वापस स्लोली रन कर रहा हूं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा ताकि आपका नोट नहीं किया हुआ है तो। नाउ यहां तक के डिस्कशन में जो थ्योरेटिकल डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ, उसमें हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुके। नाउ प्रैक्टिकल पोर्शन पे, ये आपका इकलौता प्रैक्टिकल पार्ट है, ओनली प्रैक्टिकल पोर्शन इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इन नेक्स्ट क्लास हम इस पार्ट पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी एंड समहाउ एमसीक्यू भी, और फिर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट पे जो हमने ये पूरा पार्ट डिस्कस किया है कंसोलिडेटली, उसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, विद प्रैक्टिकल